आप सभी दोस्तों को दिलीप कुमार कुशवाहा की तरफ से नमस्कार। साथियों, आज हम आज दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल रिश्ता ऐसा हो गया है कि इस दुनिया में किस पे कोई विश्वास करे। एक अभी 18 तारीख की एक घटना है जो करनाल की है, और उस घटना को मैं आज आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। वो दिल को झकझोर देने वाली घटना है, और ये घटना है एक बाप बेटे की। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कहा जाता है कि हर माँ-बाप सोचते हैं कि हम अपने बेटे के लिए कुछ ज़्यादा कमा के रखें, कुछ बड़े कारोबार दें, घर बनवा दें, बड़े ज़मीन जायदाद दे दें, धन-दौलत दे दें। लेकिन ये जो अमीरी और गरीबी ये जो साथ लगा रहता है, और जो ये पैसे का लेन-देन, ज़मीन जायदाद का लेन-देन होता है, बहुत ही घातक हो चुका है इस समय। और विश्वास करने वाला आजकल ज़माने में कोई नहीं है। तो मैं आता हूँ आप लोगों को सीधे इस घटना पे। आज मैं बता दूँ कि 18 तारीख को 18/3/2025 की घटना है, और ये 4 बजे की घटना है। करनाल में एक घटना होती है। बेटे ने पहले तो अपने माँ-बाप को मारा। इसके विषय में मैं बता दूँ कि मैं विधिवत बता रहा हूँ इसके विषय में। बेटे ने ज़मीन के लिए अपने माँ और पिता को मार के कहाँ बीगा, कैसे बीगा, और पुलिस किस तरह इस तफ्तीश में आगे बढ़ी और जाँच में कैसे पकड़ा जाता है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये करनाल की घटना है। करनाल में एक गाँव पड़ता है कमालपुर रोड़क। करनाल में गाँव पड़ता है कमालपुर रोड़क, और उस गाँव की घटना है। जो माँ-बाप अपने बच्चे के लिए, वो भी इकलौता लड़का था, और अच्छे खासे ज़मीन जायदाद थे। लेकिन वो क्या करता है अपने माँ-बाप के साथ, और कैसे वो बचने का प्रयास करता है। इसके जो पिता होते हैं, इनके पिता का नाम महेंद्र महेंद्र नैन होता है, और महेंद्र नैन के 3 भाई होते हैं, लेकिन तीनों भाई अलग-अलग रहते हैं। तीनों का कारोबार अपना अलग-अलग होता है। बहुत दिनों पहले ये लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन उनका महेंद्र नैन का एक लड़का रहता है, और वो लड़का क्या करता है अपने माँ और बाप को मार करके, और अपने दोस्त की गाड़ी ला करके, और उन दोनों की लाशों को नहर में बीग देता है। और नहर में बीग देने के बाद वो अपने घर आ जाता है, और घर आने के बाद 1-2 दिन बाद वो पुलिस में कंप्लेन करता है कि हमारे माँ-बाप लापता है। अब पुलिस की शक ये होती है, कहीं ऐसा नहीं तो भाई का रंजिश तो नहीं है, कहीं भाई तो नहीं मार दिए। अब पुलिस की जो जाँच चलती है, ये इनके भाइयों पे शक के दायरे में आ जाते हैं, लेकिन पुलिस किसी को कुछ कहती नहीं है। फिर पुलिस को थोड़ा शक होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं बेटा तो किसी कारणवश नशे की हालत में अपने माँ-बाप को नहीं मारा है। फिर पुलिस क्या करती है, लड़की को पकड़ती है, जो अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा होता है, और सारे धन-संपत्ति उसी का होता है। तो उससे जब पूछताछ करती है, और पूछताछ में जब उसके लहज़े बदले-बदले नज़र आते हैं, तो पुलिस सख्त हो जाती है, और पुलिस सख्ती के साथ जब पूछताछ करती है, तो बेटा कबूल करता है कि हमने अपने माँ और पिता को मार दिया है, और मार करके नहर में फेंक दिया है। और जब पुलिस उस नहर में जाती है, तो अभी तक सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि अभी सिर्फ़ माँ की लाश मिली है, अभी पिता का लाश नहीं मिला है। तो ऐसे कलयुगी बेटे और कलयुगी माँ-बाप, इसमें किसको कौन क्या कहे, क्या ना कहे, किस पे विश्वास करे, किस पे ना विश्वास करे। जो माँ-बाप अपने बच्चे को पढ़ाते-लिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, धन-दौलत कमाते हैं, यहाँ तक कि भाई से भी बेईमानी करके लोग अपने बच्चों के लिए भाई-भाई से झगड़ा कर लेते हैं, गाँव समाज से झगड़ा कर लेते हैं कि हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाएँ। लेकिन वही बच्चा संपत्ति के लिए, जिसका बँटवारा नहीं होना था, उसी लड़के की सारी संपत्ति थी, उसने अपने माँ-बाप को मार करके ज़िंदा नहर में बीग दिया। और अब उसकी जो बुआ थी, उन्होंने सारी कहानी बताई कि ये लड़का बहुत दिनों से लड़ रहा था। अब हम आते हैं दूसरे पे। कुछ लोग कहते हैं कि पीएम चोर है।
आज मैं 3 टॉपिक पे बात करूँगा। ये दूसरा टॉपिक है, कुछ लोग कहते हैं कि पीएम चोर है, लेकिन पीएम के जो भाई हैं, उनकी भौजाई हैं, उनके नात रिश्तेदार हैं, वो सारे गरीब हैं। अगर पीएम चोर है तो उसके पैसे कहाँ गए? उनके पटीदार, उनके भाई, चाचा, भाभी ये सारे गरीब क्यों हैं? लेकिन वहीं कुछ लोगों को कहना है कि राहुल गांधी ईमानदार है। अब जो कहते हैं कि राहुल गांधी ईमानदार है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये कबाड़ी का काम करने वाला, उनका जीजा रॉबर्ट वाड्रा जो कबाड़ी का स्क्रैप का काम करता था, वो अरबपति कैसे बन गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू अरबपति कैसे हो गए? उनकी लड़की इंदिरा गांधी अरबपति कैसे हो गई? उनके लड़के राजीव गांधी अरबपति कैसे हो गए? उनके लड़के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अरबपति कैसे हो गई? ये लोग ईमानदार हैं तो अरबपति हो गए, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बेईमान हैं, चोर हैं, तो इनके पास न इनकी रिश्तेदारों की कोई पेट्रोल पंप है, न कोई बड़ा बिजनेस, न कोई बड़ा कारोबार, और ना ही इनके और रिश्तेदारों के पास, न पटीदारों के पास। लेकिन वहीं देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव एक सरकारी टीचर हुआ करते थे, जिसका वेतन 50,000 रुपये से 60,000 रुपये महीने का होता था, लेकिन उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। एक लालू यादव जो अपने बच्चों को 9 से ज़्यादा नहीं पढ़ाए, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। ये ईमानदार लोग हैं जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन एक चोर जो जिसको लोग चोर कहते हैं, उसके पास कोई संपत्ति नहीं है। जो भी संपत्ति है वो सरकारी खजाने में है, न कोई बड़ा बंगला, न कोई बड़ी गाड़ी, न कोई बड़ा स्टार सोर्स, न कोई बड़ा इनके भाई सांसद और विधायक। तो आप लोग स्वयं सोचिए कि ये जो कुछ लोग कहते हैं, ये क्या, इनकी मानसिकता क्या दर्शाती है? आप खुद सोचने वाले हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि कौन चोर कौन साहू है, लेकिन आप लोग खुद समझिए। और आते हैं अब तीसरे मैटर पे। तीसरे मैटर पे ये आते हैं कि सुनीता विलियम जो भारतीय मूल की निवासी थी, जो अमेरिका में रहती थी, उनके माता पिता अमेरिका के थे, लेकिन वहीं से इन्होंने अंतरिक्ष में आज 9 महीना पहले अंतरिक्ष में चाँद पर वहाँ गए थे लोग, वहीं फंसी हुई थी, और 9 महीने के बाद अंतरिक्ष से सुनीता विलियम प्रथम महिला भारतीय मूल की, वो अंतरिक्ष से कुछ ही दिनों में भारत, यानी कि भारत की मूल निवासी जो अमेरिका में रहती थी, उनके माता पिता अमेरिका में रहते हैं, लेकिन भारत की मूल निवासी थी जो अंतरिक्ष में गई थी, वो 9 महीने बाद यहाँ पृथ्वी पर पहुँचने वाली हैं। बहुत-बहुत बधाई सारे देशवासियों को, और सारे देशवासियों की तरफ से सुनीता विलियम जी को भी बधाई। अब आते हैं बात करते हैं राम मंदिर पे। राम मंदिर पे जो 60% मंदिर और मस्जिद का जो मैटर कोर्ट में चल रहा था, उसमें 60% जो वकील थे मस्जिद के पक्ष से, वो हिंदू थे। अगर आप हमारी बात को नहीं मानते हैं तो आप सर्च कर लेना। 60% जो वकील थे वो हिंदू थे, लेकिन वहीं पे देखा जाए तो मंदिर की तरफ से एक भी मुस्लिम वकील नहीं खड़े हुए। इसमें जयचंद कौन है? अब ये देश और इस देश की बागडोर, क्या जो वर्तमान समय में संभल में मुलायम सिंह की सरकार में जो घटना हुई, कैराना में जो मुलायम सिंह की सरकार में घटना हुई, मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई, भागलपुर में घटना हुई, ये घटनाओं से वहाँ पर किसकी ज़्यादा क्षति हुई? कौन लोग घर छोड़ के भागे और किसकी दुकानें लूटी गई? अभी महाराष्ट्र में घटना हुई है जो इतनी निंदनीय है, जिसमें कई गाड़ियों को जला दी गई, कई वाहनों को फूंक दिया गया, कई घरों को तोड़ दिया गया, जला दिया गया। लेकिन अब इस पे कार्रवाई बहुत ज़ोरों से मध्य वहाँ की सरकार ने कह दिया है कि जो दंगाई हैं वो बचेंगे नहीं। लेकिन वहीं जब
कैराना, मुजफ्फरनगर और संभल में घटना हुई थी, उस समय उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि हिंदू अपने घरों को, दुकानों को, मंदिरों को छोड़ करके अन्य जगह जा करके अपनी जान बचा के रहना प्रारंभ किए, लेकिन अपने मंदिर, घर, दुकान सब छोड़ दिए। लेकिन उस समय मुलायम सिंह सरकार में इन हिंदुओं के लिए कोई सुनवाई नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप स्वयं सोचिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके रहने पे सब लोग सुरक्षित हैं, और कौन ऐसे नेता हैं जिनके रहने पर एक वर्ग सुरक्षित है और सारे वर्ग धराशायी होते हैं। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D। मैं दिलीप कुमार मौर्य, आप सभी को नमस्कार। सच्चाई दिखलाना हमारा काम है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक आदमी ने पूछा, क्या मृत्यु से डर नहीं लगता? मैंने कहा उससे, मृत्यु उसी दिन से राह देखना चालू कर देती है जिस दिन से इंसान पैदा हो जाता है, और इस जिंदगी का एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। तो मृत्यु से जो डर गया, वो जिंदगी में कोई सच्चाई बयान नहीं कर सकता, और मृत्यु से जो डर गया, वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु तो आनी है, और मृत्यु ही सही है, और मृत्यु ही सत्य है। तो आप लोग बता दूं, हम जो भी दिखलाते हैं वो सब दिखलाते हैं, कुछ लोगों को बुरा लगता है, उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को ना देखें तो ही सही है। धन्यवाद।